नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखोगे दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये बात करता है कि जजेस किस तरीके से रिक्यूज कर सकते हैं। रिक्यूजल की पूरी प्रोसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। रिक्यूजल मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में, अगर सरल भाषा में समझे तो किसी केस से जब जज अपने आप को हटा लेते हैं तो उस प्रक्रिया को हम रिक्यूजल या रिक्यूज कहते हैं। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया है कि जो कोविड-19 से रिलेटेड जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके संबंधियों को, उनके रिश्तेदारों को सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाए। उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। गवर्नमेंट ने अपने क्या पक्ष रखा है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में, उस बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप मुझसे जुड़कर अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे हैंडल्स की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि धारा 309 जो है हमारी दंड प्रक्रिया संहिता 1860 की, ये निम्न में से किससे संबंध में है। सेक्शन 309 जो है इंडियन पिनल कोड का, ये निम्न में से किस से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या की कोशिश करना। ऑप्शन बी है मर्डर, हत्या। ऑप्शन सी है डिफेमेशन अर्थात मानहानि। ऑप्शन डी सेल्फ डिफेंस मतलब स्व बचाव। चलिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आज का देख लेते हैं। तो वह यह है कि जजेस किस प्रकार से अपने आप को किसी केस से रिक्यूज करते हैं या अपने आप को हटाते हैं और क्यों हटाते हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है 250 शब्दों में। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। आप इस बार कोड को स्कैन करके डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप चाहे तो इंस्टाग्राम हैंडल से भी हमसे जुड़ सकते हैं। लॉ सीखो जुडिशरी, लॉ सीखो क्लैट प्रेप और यूजीसी नेट लॉ सीखो, ये हमारे 3 इंस्टाग्राम चैनल्स है जिस पर कंटिन्यूसली आपको लॉ रिलेटेड और करंट अफेयर रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए पहला आर्टिकल जो है रिक्यूजिंग ऑफ जजेस फ्रॉम केसेस, मतलब जजेस अपने आप को कैसे किसी केस से बाहर निकालते हैं। तो हाल ही में वेस्ट बंगाल से इलेक्शन के बाद में जो केस वहाँ दायर हुए हैं उन्हीं केस जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के पास पहुँचे। अब ये दोनों ही जज कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल से संबंध रखते हैं। उसको देखते हुए कि यहाँ पर कोई पक्षपात ना हो जाए, उन्होंने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया। अब बात इससे यही आती है कि क्या होता है रिक्यूजल ऑफ जजेस, मतलब जजेस अपने आप को कब किसी केस से अलग करते हैं। तो सबसे पहले क्यों करते हैं उसका वजह है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो केस जज के समक्ष चल रहा है उससे लेकर अगर कोई बायस हो, मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की दृष्टि में देखें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या बायस कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी, कोई एक कंपनी है, ए कंपनी ने अपने आईपीओ निकाले थे, उसके शेयर मार्केट में है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। अब जिस जज के पास में उस कंपनी से रिलेटेड मामला गया है वो जज के पास खुद उस कंपनी के शेयर्स है। अब आप ऐसे स्थिति में बताइए कि क्या जज कंपनी के अगेंस्ट कोई जजमेंट देगा। अगर वो जजमेंट कंपनी के अगेंस्ट देता है तो यहाँ पे ज़रूर उसकी शेयर वैल्यू पे अफेक्ट होगा। अब शेयर वैल्यू पे अगर अफेक्ट होगा तो ये डायरेक्टली जो जज पर्टिकुलर सिटिंग जज है उनके जो पैसे इन्वेस्ट है उसमें, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो उनका इंटरेस्ट है कहीं ना कुछ इस केस से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बायस की स्थिति पैदा होती है और जजेस अपने आप को इसीलिए केस से अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और बात ये है कि ये तो एक तरीका हुआ जहाँ पर इंटरेस्ट रिलेटेड है। कई बार ऐसा होता है कि उनके अगर कोई जज के रिलेटिव या कोई संबंधी उनका केस भी अगर उनके समक्ष जाता है तो ऐसी स्थिति में भी वो रिक्यूजल करते हैं, अपने आप को केस से हटा लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेन प्रिंसिपल है वो यह है कि नो बडी कैन बी जज इन हर ओन केस, मतलब आप खुद ही अपने केस में जज नहीं हो सकते। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, बायस रहता है, तो केस कहीं ना कहीं आपसे जुड़ जाता है, इसीलिए आप अपने केस में खुद जज नहीं रह सकते हैं। अब प्रोसेस क्या होती है रिक्यूजल की, 2 तरीके होते हैं। वैसे अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार कोई ऐसा फॉर्मल रूल नहीं है। यहाँ पे नॉन फॉर्मल रूल्स पाले जाते हैं। सबसे पहले कंसाइंस और डिस्क्रिशन देखा जाता है जज का। अगर जज
खुद समझे ये, जैसे इस केस में हुआ था जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस। इस केस में जज ने खुद ही यहाँ पर जजेस ने इस चीज़ की अनुमति करी कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है और अपने आप को अलग थलग कर दिया। उसके अलावा अगर आप लॉयर है या आप पार्टी से कंसर्निंग पार्टी और आपको ऐसा लगता है कि जजेस का इन केस से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप ये निवेदन, ये रिक्वेस्ट जज के सामने कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस बारे में वो देख लेते हैं। रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पे अगर कोई भी जो टेस्ट होता है कि बायस होगा कि नहीं होगा, उसके लिए लाइक्लीहुड का टेस्ट होता है। अगर यहाँ पे बायस इज रीजनेबलनेस ऑफ एप्रहेंशन इन द माइंड ऑफ द पार्टी, अगर पार्टी के दिमाग में ऐसा आता है कि यहाँ पर कुछ बायस हो सकता है, तो ये एक रीजनेबल टेस्ट माना जाएगा। क्योंकि लिटिगेंट्स जो होते हैं, पार्टी जो होते हैं, आप उनको जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं, अगर उनके मन में शंका रह जाती है तो कहीं ना कहीं ये जस्टिस सही तरीके से डिलीवर नहीं हो पाएंगी। इसलिए अगर यहाँ पर कहा गया है स्पेसिफिकली कि जज को अपने माइंड से नहीं बल्कि जो लिटिगेंट्स है, जो पार्टीज है, उनके माइंड से यहाँ पर देखना चाहिए कि क्या वह बायस्ड है इस केस को लेकर या नहीं। उसके अलावा कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें रिफ्यूज़ भी किया गया है जजेस ने उन केस से हटने के लिए। जैसे 2019 में जस्टिस अरुण मिश्रा ने यहाँ पर रिफ्यूज़ करा था। यहाँ पर कहा था कि अगर वो इस केस से हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं फॉरम शॉपिंग का मामला हो सकता है और यहाँ से जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है वो प्रभावित हो सकती है। उसके अलावा अगर हम राम जन्मभूमि का केस देखें तो उसमें जस्टिस यू ललित पहले थे, लेकिन यहाँ पे यू ललित ने अपने आप को उस केस से अलग कर दिया। उसके पीछे कारण ये था कि उससे जुड़े हुए, राम जन्मभूमि से जुड़े हुए क्रिमिनल केस में वो खुद उस टाइम पे वो वकील थे, उन्होंने रिप्रेजेंट करा था कोर्ट में उस मामले को लेकर। उसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे हैं। एच.एल. दत्तू ने भी कहीं ना कहीं एनर्जी वेदांता डील में भी अपने आप को उसी तरीके से दूर करा था। जस्टिस डी.के. जैन का भी केस उसी तरीके से है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में भी जस्टिस वी.जी. गौड़ा ने भी अपने आप को अलग किया था ऐसा कहीं ना कहीं। तो चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि बात करता है कोविड-19 से जो डेथ हुई है उसके मुआवजे को लेकर। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है जिसको लेकर जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा है। क्या कहती है पिटीशन कहती है कि जो कीन ऑफ दोज हु डाइड ड्यू टू कोविड-19, मतलब कोविड-19 से जिनकी मृत्यु हुई है उनके रिश्तेदारों को 4 लाख तक का मुआवजा देना चाहिए यहाँ पर सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट्स को। अब बात यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये की गई है कि ये इतना कॉम्पनसेशन देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कानून क्या है, किस कानून को लेकर ये याचिका दायर हुई है, तो सेक्शन 12(3) है जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, उसमें नेशनल अथॉरिटी शेल recommend guidelines for minimum standard of relief to be provided to person affected by disaster which shall include ex gratia assistance on account of loss of life। तो यहाँ पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 12(3) है, इसमें कहा गया है कि नेशनल अथॉरिटी के पास में ये पावर है कि वो कोई गाइडलाइन मिनिमम स्टैंडर्ड रिलीफ का एक यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें यह भी इंक्लूड होता है कि जो एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस है, मतलब मृत्यु अगर किसी की हो जाती है उसके बाद में उनके परिवार या उनके संबंधियों को अगर कोई असिस्टेंस देना है तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। इस प्रकार की नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन 2015 की तरफ से। यहाँ पर बात की गई थी शेयर्ड अ रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ नॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस। तो यहाँ पर 2015 में डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन जो है गृह मंत्रालय का, इन्होंने एक रिवाइज लिस्ट यहाँ पर दी थी और नॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस की बात की गई थी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि 4 लाख पर डिसीज्ड पर्सन जो है वो एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस देना होगा राज्य सरकारों को। अब यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो रिलीफ देने की बात की गई है वो रिलीफ इस प्रकार की, जैसे एक्ट से ही पता चलता है अगर कोई डिजास्टर होती है, किसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके रिश्तेदारों को 4 लाख का मुआवजा देंगी सरकारें। अब 2020 में कोविड-19 जब आया तब इसे एज ए डिजास्टर नोटिफाई किया गया, ऐसा आपदा माना गया, लेकिन एक्स ग्रेशिया अमाउंट कितना दिया जाएगा ये सरकारों के द्वारा कहीं भी नोटिफाई नहीं हुआ, ना ही केंद्र सरकार के द्वारा, ना ही यहाँ पे राज्य सरकारों द्वारा।
अब बात इसी चीज़ को लेकर आ गई कि जो 2015 में आपने डिज़ास्टर के बाद में जो मुआवजे देने की बात की थी, कोविड-19 को आपने 2020 में डिज़ास्टर माना। अब अगर इससे कोई हानि हुई है, एक्स ग्रेशिया यहाँ पे असिस्टेंस देना बनता है अगर कोई किसी की डेथ हुई है तो उसी को देखते हुए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये याचिका दायर हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलना ये है कि स्टेट्स के पास में इतनी शक्ति ही नहीं है फिनेंशियल रूप में, आर्थिक रूप में, कि वो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस दे पाए। अगर हम देखें तो करीब करीब अगर एक्स ग्रेशिया अमाउंट अगर कैलकुलेट करने जाए तो ये 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा रकम हो जाती है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने कहा है कि पहले ही अपने आप में जो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड है, SDRF है, ये अपने आप में एग्जॉस्टेड है और पेंडेमिक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमको कंटिन्यूसली मनी चाहिए। अगर हम ये दे देते हैं यहाँ पर कॉम्पनसेशन तो हमारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा, राज्य सरकारों के पास में भी। उसके अलावा यहाँ पर राज्य सरकारों ने क्या कदम लिया है वो देख लेते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को लेकर आई और यहाँ पर अगर जिन लोगों की रिश्तेदारों की मृत्यु हुई है उनको 5 लाख देने का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है दिल्ली सरकार की ओर। उसके अलावा यहाँ पर जिन लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज से हुई है उनको 5 लाख रुपए और जिनकी अदर कारणों से यहाँ पे कोविड डेथ हुई है उनको 50,000 तक देने की बात की गई है। उसके अलावा मंथली पेंशन की भी 2,500 देने की बात की गई है। जो बच्चे हैं उनको भी 2,500 देने की बात की गई है। उनकी शिक्षा का जो खर्च है वो भी सरकार व्यय करेंगी। उसके अलावा यहाँ पे 10 किलो फ्री राशन देने की भी बात की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। और ये जो 10 किलो राशन है ये केवल राशन कार्ड पे ही नहीं, जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, मतलब इसमें जो माइग्रेंट वर्कर है वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए ये कुछ एक छोटी सी चर्चा थी। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहता है, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इस मामले में हाथ खड़े कर दिए हैं। स्टेट का भी हवाला दे दिया है कि उनके पास में असिस्टेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर डिसीजन देती है और किस तरीके से फिर सरकार उस पर कदम उठाती है वो समय के हिसाब से हमें पता चलेगा। अगर ऐसी कोई खबर आती है तो हम इसे आगे और पुनः डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।